यूक्रेन से जंग को 1 साल। रूस का अब कैसा है हाल? प्रतिबंधों की भरमार है। रूस कैसे कर रहा अपना उद्धार है? पश्चिमी देशों के वार को क्या चीन और भारत कर रहे बेजार? क्या भारत और चीन बने हैं रूस के खेवनहार? भारत रूस चीन की तिकड़ी से पश्चिमी देश भी हैं हलकान। नहीं सूझ रहा उन्हें कोई समाधान। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल पूरा हो गया है। 1 साल बाद केवल बर्बादी की तस्वीर दिखाई दे रही है, लेकिन इन सब के बीच जो सवाल उठ रहा है कि रूस के कदम को रोकने के लिए पश्चिमी देशों ने जो प्रतिबंध लगाए थे उनका रूस पर क्या असर हुआ है? क्या जिस हो हल्ले के साथ इन प्रतिबंधों का ऐलान किया गया था वो उतने कारगर साबित हो पाए हैं? क्या पश्चिमी देश इन प्रतिबंधों से रूसी अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार पाए हैं? क्या ये प्रतिबंध जंग के मैदान में रूस की धार को कुंद कर पाए हैं? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए थे तो उस वक्त ही मोदी अपने जिगरी यार पुतिन के लिए ढाल बनकर खड़े हो गए थे। चीन भी इस मामले में पीछे नहीं था। कहने का लब्बो लुआब यही है कि इस मुश्किल हालात में रूस के लिए भारत और चीन एक स्तंभ की तरह खड़े हैं, जो भंवर में फंसी उनकी नैया को किनारे पर ला रहे हैं। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर भारत और चीन ये काम कैसे कर रहे हैं? कैसे रूस की अर्थव्यवस्था को बूस्ट कर रहे हैं? कैसे उसे पटरी से उतरने से रोक रहे हैं? कैसे पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को धत्ता बता रहे हैं? कैसे रूस की जनता को संकट से उबार रहे हैं? कैसे वहां महंगाई पर लगाम लगा रहे हैं? आपके इन तमाम सवालों के जवाब अब मैं देने जा रहा हूं। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का रूसी अर्थव्यवस्था पर कितना असर? कैसे इन प्रतिबंधों की धार कुंद कर रहा है रूस? क्या भारत और चीन रूस को दे रहे हैं तगड़ा सहारा? दोस्तों, 1 साल पहले जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो कई देशों ने रूस की आमदनी को कम करने और उसकी युद्ध की कोशिशों को कमजोर करने के लिए उसके तेल और गैस के आयात को नियंत्रित करने की हर संभव कोशिश की। यूरोपीय संघ के देशों ने समंदर के रास्ते आने वाले तेल की खरीद को खत्म कर दिया, जबकि वो रूसी ईंधन पर निर्भर रहने वाले प्रमुख देश थे। अमेरिका ने पिछले मार्च में कहा था कि वो रूसी तेल आयात को बंद कर देगा और ब्रिटेन में भी रूसी कच्चे तेल और उसके उत्पादों पर 5 दिसंबर को प्रतिबंध लगा दिया गया। यही नहीं, पश्चिमी देशों ने दिसंबर में तेल की कीमत पर सीलिंग तक लगा दी ताकि रूस को कच्चे तेल का भाव प्रति बैरल $60 से ज्यादा ना मिल सके। दोस्तों, सवाल उठता है कि जब पश्चिमी देशों ने रूस की आमदनी के सबसे बड़े सोर्स को ही ब्लॉक कर दिया तो फिर रूस की आमदनी का जरिया क्या रह गया? कैसे रूस ने अपनी आमदनी बढ़ाई? कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को जिंदा रखा? तो दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के बाद जैसे उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों ने रूस के साथ संबंधों को तोड़ना शुरू किया, ठीक वैसे ही एशियाई कंपनी उस ऑप्शन की तलाश करने लगी कि कैसे वो मॉस्को पर लगे प्रतिबंधों से बचे और रूस के साथ संबंधों का विस्तार करते हुए उस रिक्त स्थान की पूर्ति करे जो पश्चिमी देशों की कंपनियों के हटने की वजह से बनी है। दोस्तों, दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही यूरोप की तस्वीर अपरिवर्तित ही रही है, लेकिन यूक्रेन ने स्थिति को काफी हद तक बदल दिया है। पिछले 1 साल में 1100 से ज्यादा पश्चिमी कंपनियों ने या तो रूस से अपना कारोबार पूरी तरह से समेट लिया है या फिर अपना ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया है। इनमें मैकडॉनल्ड्स, कोका कोला, स्टारबक्स, एप्पल और नाइकी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक 100 एशियाई कंपनियों ने भी रूस में अपना काम बंद कर दिया है। इनमें से अकेले जापान की आधी से ज्यादा कंपनियां शामिल हैं जिन्होंने रूस में अपना कामकाज बंद कर दिया है। वहीं चीन, दक्षिण कोरिया और भारत की कुछ मुट्ठी भर कंपनियां ही हैं जिन्होंने रूस के साथ अपने संबंधों को खत्म किया है। दोस्तों, राष्ट्रपति पुतिन के खजाने को बेकार करने के लिए पश्चिम ने रशियन सेंट्रल बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार का $324 अरब फ्रीज कर दिया। पश्चिमी देशों से मॉस्को को निर्यात होने वाली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं और सेवाओं की बिक्री पर बैन लगने से रूस तक इनकी पहुंच लगभग खत्म हो गई है। परमाणु शक्ति संपन्न और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य के तौर पर रूस जैसे एक महत्वपूर्ण देश के खिलाफ इससे पहले इतने जटिल प्रतिबंध नहीं लगाए गए थे। दोस्तों, सवाल उठता है कि क्या ये सारे प्रतिबंध मॉस्को के राजस्व को कम करने में प्रभावी साबित हो रहे हैं? क्या इससे रूस की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है? क्या उसकी आमदनी के सोर्स बंद हो गए हैं? दोस्तों, सऊदी अरब और अमेरिका के बाद रूस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल और गैस उत्पादक देश है। यूरोपीय सांख्यिकी एजेंसी यूरोस्टेट के मुताबिक साल 2020 में रूस ने यूरोपीय संघ को उसकी जरूरत का 25% तेल और 40% से ज्यादा गैस की आपूर्ति की थी। जब फरवरी 2022 में पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बोला था, तब यूरोपीय संघ के लिए रूस से सारे आर्थिक संबंध तुरंत खत्म करना नामुमकिन था। लिहाजा यूरोपीय संघ ने ईंधन खरीद के बदले मॉस्को को रकम भेजना जारी रखा। CREA के मुताबिक यूक्रेन पर हमले के पहले दिन से यूरोपीय संघ ने मॉस्को को तेल और गैस खरीद के बदले $146 अरब का भुगतान किया था।
दोस्तों, दरअसल प्रतिबंधों को और कड़ा करने के बीच रूस को कई छूटें भी जारी रहीं। इस बीच पश्चिमी देश इन मुश्किल हालात से निपटने की काफी कोशिश करते रहे, लेकिन पुतिन बहुत पहले से ही पश्चिम में आर्थिक मंदी की संभावना के मद्देनजर अपनी तैयारी कर रहे थे। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि रूस ने युद्ध का ऐलान करने से पहले ही सारे नफा नुकसान का आकलन कर लिया था। क्या वो जान रहा था कि पश्चिमी देश कौन कौन से प्रतिबंध लगा सकते हैं? क्या उसने पहले ही इससे निपटने का इंतजाम कर लिया था? क्या रूस ने पहले ही अपने विदेशी मुद्रा भंडार भर लिया था? क्या रूस ने पहले ही ऐसा कवच तैयार कर लिया था जिससे पश्चिमी देशों के वार से बचा जा सके? दोस्तों, यूक्रेन पर शुरुआती हमले और क्रीमिया पर कब्जे के बाद जब रूस पर 2014 में प्रतिबंध लगाए गए थे, तभी से रूस राष्ट्रपति पुतिन इस आर्थिक युद्ध की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए पिछले 8 सालों से रूस ने विशाल विदेशी मुद्रा भंडार जमा किया। रूस ने पश्चिमी टेक्नोलॉजी, संपत्ति और अहम आधारभूत ढांचे में भी खूब निवेश किया। यूरोपीय संघ में गैस स्टोरेज ढांचों और तेल शोधक कारखानों में काफी पैसे लगाए। क्योंकि तब कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं था, इसीलिए जब कीमतें बढ़ी और तेल की बिक्री जारी रही, रूस ने यूरोप को ईंधन बेचकर अरबों डॉलर कमाए। दोस्तों, क्रेमलिन ने यूरोप को आपूर्ति होने वाले गैस निर्यात में 80% कटौती कर इसे भी हथियार की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन पुतिन की रणनीति की तरह ये मुनाफा भी कुछ दिनों के लिए सही साबित हुआ। दोस्तों, तेल की कीमतों की सीलिंग 5 दिसंबर से लागू हुई। इसके साथ यूरोपीय प्रतिबंध भी लागू हो गए, लेकिन इनका अभी तक पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ है, क्योंकि रूसी यूराल तेल तब से बहुत सस्ता हो चुका है। यूरोपीय संघ ने समंदर के रास्ते जब से तेल आयात पर प्रतिबंध लगाया है, यूराल तेल की कीमत काफी कम हो गई है और मौजूदा समय में इसका भाव $50 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। CREA के अध्ययन के मुताबिक प्रतिबंधों के कारण मॉस्को को हर रोज करीब $175 अरब का नुकसान हो रहा है, लेकिन अपने ईंधन के लिए रूस को नए ग्राहक मिल गए हैं। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि भारत के अलावा रूस किन किन देशों को सस्ता तेल बेच रहा है? क्या उसने उन देशों को तेल और गैस की आपूर्ति पूरी तरह बंद कर दी है जिन्हें अब तक वो इनकी सप्लाई करता था? दोस्तों, पिछले साल मॉस्को अपने तेल का एक बड़ा हिस्सा एशिया को निर्यात करने में कामयाब रहा। ये नए ग्राहक मुख्य रूप से चीन, भारत और तुर्की हैं, जो रूसी क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा डिस्काउंट पर खरीद रहे हैं। दोस्तों, बता दूं कि जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, भारत, चीन और तुर्की ने 2022 में रूसी तेल की खरीद को बढ़ा दिया है और समंदर के रास्ते रूसी कच्चे तेल की कुल मात्रा का अब 70% इन्हीं देशों को जाता है। जहां तक भारत की बात है, साल 2022 की शुरुआत में रूस भारत को उसकी कुल जरूरत का महज 2% निर्यात करता था, लेकिन अब वो भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बनने की राह पर है। वहीं अगर चीन की बात करें तो रूसी तेल का चीनी आयात घटता बढ़ता रहता है, लेकिन पिछले साल इसमें भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दोस्तों, जानकारों के अनुसार जनवरी में प्रिमोर्स्क, उस्तालुगा और नोवोरोसिस्क के बंदरगाहों से कम 51 लाख टन तेल एशिया भेजा गया। इस तरह युद्ध शुरू होने के 1 साल बाद रूस अपने तेल निर्यात को जारी रखने में कामयाब रहा। दोस्तों, रूसी सरकार और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में रूस ने अपने तेल उत्पादन में 2% और निर्यात आमदनी में 20% की बढ़ोतरी के साथ कमाई को $21.8 करोड़ तक कर लिया है। IEA ने नवंबर 2022 की अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अभी तक रूसी तेल निर्यात पर प्रतिबंधों, आयात पर प्रतिबंध और ग्राहकों के बॉयकॉट का कोई असर नहीं पड़ा है। अक्टूबर में कुल तेल निर्यात 77 लाख बैरल प्रतिदिन था, जो युद्ध पूर्व स्तर से केवल 4 लाख बैरल प्रतिदिन ही कम था। रूसी हमले के बाद तेल और गैस की कीमतें बढ़ी हैं। रूस को नए बाजार मिलने की वजह से यूरोप में जो 2022 के दौरान रूसी ईंधन की बिक्री कम हुई थी, उसका असर क्रेमलिन की आमदनी पर नहीं पड़ा है। दोस्तों, विशेषज्ञों का कहना है कि रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का पूरा असर लंबे समय में ही दिखेगा। हालांकि IMF की जनवरी के अंत में जारी की गई वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट दिखाती है कि रूस की अर्थव्यवस्था उससे कहीं ज्यादा मजबूत दिख रही है जितना पहले अनुमान लगाया गया था। IMF का अनुमान है कि इस साल रूस की विकास दर 0.3% रहने वाली है। इसका मतलब है कि 2022 के दौरान 2.2% की विकास दर से सुधार हुआ है। बीते अक्टूबर में IMF ने 2023 में रूस की अर्थव्यवस्था की विकास दर के 2.3% रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन वर्तमान आंकड़े इससे काफी ऊपर है। दोस्तों, IMF के एक प्रवक्ता ने कहा कि G7 द्वारा कीमतों पर लगाई गई मौजूदा सीलिंग से रूसी कच्चे तेल के निर्यात पर बहुत असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि रूस ने अपने निर्यात को उन देशों की ओर मोड़ दिया है जिन्होंने प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन पर हमले के मद में और सेना पर बढ़े भारी भरकम सरकारी खर्च ने इन मुश्किल हालातों में भी रूस की अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाए रखा है। दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि यूरोपीय कंपनियों के बाहर होने के बाद भी रूस उस स्तर तक परेशान होने से बच गया जिसकी उम्मीद अमेरिका और यूरोप ने की थी।